नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बीजेपी संसदीय दल ने बतौर टीम लीडर नरेंद्र मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर लगा दी। इसके साथ ही अब 26 तारीख का इंतजार है जब मोदी की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी होगी। लेकिन यहां से इंतजार का असली दौर और नमो की चुनौतियों की शुरुआत होगी। 282 सीटें लेकर सत्ता में आई बीजेपी से देश की उम्मीदों की फहरिस्त लंबी है और सबका आखिरी सिरा मोदी पर ही आकर टिक जाता है। क्या मोदी जिस गरीब युवा और महिला की बात कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या मोदी सबको साथ लेकर चल पाएंगे? क्या राम मंदिर और धारा 370 जैसे वादे पूरे हो सकेंगे? पार्टी का लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो क्या अंजाम तक पहुंचेगा? ये सवाल अब चर्चाओं से आगे निकल चुके हैं। आज बिग फाइट लाइव में इसी पर बात होगी। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक एक नए आत्मविश्वास का उसके भीतर संचार हुआ है कि यही एक व्यवस्था है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। लोकतंत्र के प्रति उसकी आस्था बड़ी है। यह अपने आप में किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और उम्मीदों को चुनौतियां कितनी होगी, इनसे मोदी कैसे पार पाएंगे, इस पर तफसील से चर्चा के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। जयपुर के उप महापौर और बीजेपी नेता मनीष पारीक जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर राकेश पारीक और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी अहम हिस्सा होंगे इस बातचीत का। पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं। कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। देश के लिए जीऊंगा और मैंने कहा कि सरकार गरीबों को समर्पित। और इसी से जुड़ा बिग फाइट लाइव में आज का हमारा सवाल है, मोदी वोटर्स की उम्मीदों पर क्या खरा उतर पाएंगे? उम्मीदों की ये चुनौती क्या मोदी पार कर सकेंगे? आप firstindianews.com पर लॉगिन करके अपने जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय दे सकते हैं। मोदी को आपने सुना 2019 में रिपोर्ट देने की बात करते हैं। मनीष जी, क्या लगता है मोदी जी अर्चना जी की पार्टी को सुना रहे थे जिस हिसाब से इस बार नतीजे है? निश्चित तौर पे बीजेपी ने जिस प्रकार से काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव अभियान चलाया, पूरा देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में आस्था पैदा हुई है, वोटिंग के प्रति इंटरेस्ट पैदा हुआ है, लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर वोट दिए हैं। उसको देख के लगता है कि उम्मीदें परवान पर है। और ये जो इनका अपना एक्सपीरियंस है 15 साल का, जो अभी तक की इतिहास रहा है, उसको देख के पूरा देश को विश्वास हुआ है। तो जिस समय टेस्ट चल रहा है उसी समय परिणाम का अभी आभास लोगों को हुआ है कि मोदी कुछ करेंगे और बीजेपी की ये सरकार देश की अब तक की सबसे अच्छी सरकारों में से एक होगी, लोगों को ऐसा लगता है। मोदी जी, अर्चना जी बात कर रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड तो देंगे ही, लेकिन जनता के बीच सुशासन लेकर आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारों की जो बात थी, जो बात पिछले सरकार के दौरान जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता से बेदखल हुई यूपीए की, क्या लगता है कि प्रत्यक्ष तौर पर मान रहे थे कि विफलता रही है और मैंडेट जो मिला है वो उसी का नतीजा है? देखिए, अभी मनीष जी ने कहा कि उन्होंने आकांक्षाओं को जगाया। मुझे लगता है एक बृहद और व्यापक स्तर पर उन्होंने सपने दिखाने का काम किया
उन्हें निश्चित रूप से बहुत अच्छा मैंडेट मिला और चूंकि पहली बार अभी तो भावी प्रधानमंत्री मैं उन्हें कहूँगी जब तक शपथ नहीं लेते, उससे पूर्व जो उन्होंने संबोधन दिया सेंट्रल हॉल में, उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, जो कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं और गरीब लोग हैं, उनके बारे में समर्पित रहेगा मेरा ये कार्यकाल। देखिए ये बातें सभी करते हैं और इनको मूल में रखकर ही चुनाव लड़ा जाता है क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कहते हैं अंग्रेजी में कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं समझती हूँ वो तो सभी लोग जानते हैं कि जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन हम कितना उत्तरदायी होंगे, जो सपने हमने देखा उन पर कितने खरे उतरेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और वो लोग ही सफल होते हैं जो चुनौती को अवसर समझ के उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब एक क्रिटिक के नाते आज प्रथम दिन ही हम उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, ये उचित भी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करे उसे अवसर देना चाहिए। ये ठीक बात है कि हर पार्टी के लिए कुछ समय, जिसे हनीमून पीरियड कहते हैं, 100 दिवस का समय, लेकिन सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो उस पीरियड में अपनी नीति का निर्धारण कर दे और उसको डायरेक्शन में काम करना भी शुरू कर दे, जिसके माध्यम से इनको पूरा किया जा सकता है। चुनौती है कि क्या तय मियाद में मोदी काम कर पाएंगे। मैं राकेश जी के पास आऊँ, उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एलसी जैन साहब हैं, जयपुर से हैं। बताएं जैन साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी नमस्कार। मैं जो है राजस्थान सरकार से रिटायर्ड हूँ और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो है अपेक्षाएं जो करने वाले हैं, जो सरकारी कर्मचारी जिसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे टाइम जो ना उसके बारे में किसी भी दल ने कभी भी नहीं सोचा। और सबसे ज्यादा अपेक्षित अभी परसों की घटना है, कल की घटना है, सबसे ज्यादा अपमानित किया जाता है। कल की घटना है, मैं यहाँ हीरापत मानसरोवर पे है ना अपने MIS का पैसा लेने गया, वहाँ काउंटर पे जो बैठा हुआ आदमी मेरी है वरिष्ठता को नहीं देखते हुए इतना अपमानित किया उसने मुझे कि जो है दुख होता है कि हमने जिन्होंने की जिंदगी सरकार के लिए दी उसके इतना अपेक्षित किया जा रहा है, कैसे जो है चलेगा ये काम। जी जी जैन साहब शुक्रिया आपका। राकेश जी, सवाल यही है कि जो सपनों की बात कर रहे थे कि सपने दिखाकर मोदी सरकार में आ गए, सपने आपने काफ़ी दिखाए, लेकिन मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी को। एक आम आदमी था, जिक्र कर रहा था अपनी परेशानियों का। क्या लगता है मोदी पार पाएंगे ऐसी परेशानियों से? देखिए, जिस तरह की उनको मैंडेट मिला है उससे ये साफ है कि जनता बहुत बड़ी उनसे अपेक्षा रखती है। वो सोचती है कि सचमुच में अच्छे दिन आएंगे और इस चुनाव में विशेषकर युवाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और युवा इम्पेशेंट होते हैं। अब मोदी जी ने जो कहा कि मैं 2019 में रिपोर्ट कार्ड दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 तक का टाइम नहीं मिलेगा उनको हर महीने के अंदर बताना पड़ेगा मैंने कुछ किया है और नियमित तौर पर करना पड़ेगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, रोजाना कुछ ना कुछ नया करते रहो, जिससे युवाओं को वास्तव में संतोष हो कि आप कुछ कर रहे हो, जो आपने वादे किए थे वो आप पूरे कर रहे हो। और अगर आप केवल बातें करते रहोगे तो 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि इस देश के जो युवा है वो इंतजार करते रहेंगे। बिल्कुल, विकास की रफ्तार को बढ़ाना होगा। जगदीश जी, GDP 9% से घटकर 4.5% आ गई, पूरे भारत ने देखा इस चीज़ को। महंगाई किस तरह से बढ़ी, मुद्रास्फीति में बदलाव किस तरह से आई, नज़ारा था हमारे सामने। क्या लगता है कि मोदी के सामने सबसे पहली चुनौती यही होगी कि विकास के नाम पर सबसे पहले महंगाई से पार पाया जाए, GDP को 7-8% तक ले आया जाए 4.5% से? देखिए अश्विनी जी, ये जिस हालात में ये चुनाव हुआ था उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि देश का जो आम आवाम है उसकी वो मॉरली बहुत डाउन हो गया था। इतनी सारी समस्याएं थी जो कहीं भी एड्रेस नहीं हो रही थी किसी भी स्तर पर। मतलब जो छोटा सा अभी ये हमारे कॉलर जो हैं जैन साहब ये बता रहे थे कि बाबू जो है वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, चाहे वो पेंशनर जा रहा हो, चाहे कोई राशन की दुकान हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो। तो ये जो निराशा व्याप्त हो रही थी, सबसे पहले मोदी जी को इस निराशा को दूर करना पड़ेगा। दूर कैसे करना पड़ेगा? आपने फिगर्स की, इन्फ्लेशन रेट की, फला की, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन महंगाई से जूझा जा सकता है थोड़ी बहुत दिन, क्योंकि सालों से जूझ रहे हैं महंगाई से, तो वो बड़ा मुद्दा नहीं है अभी मेरे हिसाब से। बड़ा मुद्दा जरूर है, वो लिया जाना चाहिए बड़ी पॉलिसी के तौर पर, लेकिन अभी बड़ा मुद्दा ये है कि जो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस है वो उसको साउंड किया जाए, उसको ऐसा साउंड किया जाए कि लोगों को लगे कि हाँ कुछ परिवर्तन हुआ है। अगर ये मैसेज 2-4 महीने में नहीं मिला है, नीचे तक परकुलेट नहीं हो रहा है, खासकर बीजेपी को जो गवर्न कर रही है उन स्टेट्स में, तो ये लगना चाहिए कि गवर्नेंस जो है उसमें परिवर्तन हुआ है और लोगों की सुनी जाने लगी। किस तरह से आए इस पर चर्चा करें, उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ संतोष जी हैं। बताएं संतोष जी, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं मनीष जी पारिक से पूछना चाहता हूँ
जी हेलो जी सवाल कीजिए आप। मनीष पारिक जी हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सर भाषण दे रहे हैं, चुनाव जीत के 16 तारीख को शपथ लेने में इतनी देर कर रहे हैं, हिंदुस्तान बेताबी से इंतजार कर रहा है उनकी नीतियों को लागू करने में, और फिर वो कभी अपनी माँ को माँ बताते हैं, कभी भारत माता को माँ बताते हैं, गंगा पे गए तो गंगा जी माता, आज भारतीय सेंट्रल हॉल में भाजपा मेरी माँ। तो आखिर कितनी माँ है? सारी माँ तो भारत की जनता है, उस माँ का सम्मान करें और काम करना प्रारंभ करें, देश की जनता ही चाहती है। मनीष जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सरकारें आचार संहिता में डूबी हुई, सारे काम रुके हुए हैं, एक बार फटाफट काम करवाइए, बहुत जनता इंतजार कर रही है आपका। जी शुक्रिया मनीष जी। एक बड़ी चुनौती नहीं लगता, वजन बढ़ता जा रहा है? निश्चित तौर पर चुनौती तो है ही। जो फर्स्ट डाउन बैट्समैन होते हैं, जो अच्छे बैट्समैन बल्लेबाज होते हैं, जिन्होंने मैचेस में सेंचुरीज बनाई होती है, उनसे उम्मीदें ज़्यादा होती है। और विशेषकर जबकि टीम का स्कोर कमज़ोर हो, इन्फ्लेशन ख़राब हो, वो मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम हो, सब जगह ये बात आती है। उस समय ग्रोथ के बारे में, यूथ के बारे में, लेडीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में, सब के बारे में बात आती है। तो ये पक्की बात है कि लोगों को लगता है कि उम्मीद तो ज़्यादा होती है। यहाँ एक किस्मती अच्छी है कि 15 साल में जो माननीय मोदी जी ने अपने नेतृत्व में प्रूव किया गुजरात में, तो वहाँ वो उम्मीदों पर खरे उतरे थे। तो मैं समझता हूँ कि अब वो बड़ी पारी के लिए तैयार हुए हैं, जैसे उसको जनता ने तैयार किया है गुजरात की, और पूरी देश की जनता ने उनको वो किया है। बीजेपी की साउंड टीम है, बड़े नेता, कई बार मिनिस्टर रहे हुए लोग, बरसों से राजनीति में रहे लोग। मनीष जी, हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख युवा आते हैं, शिक्षित होकर आते हैं, लेकिन जो सर्वे बताते हैं कि 50 लाख के करीब युवाओं को ही नौकरी मिलती है, 70 लाख युवा हर साल बेरोजगार होते हैं। एक चुनौती है क्योंकि युवाओं ने सबसे ज़्यादा भागीदारी की नरेंद्र मोदी को इस मुकाम तक लाने के लिए। ये रोजगार सृजन बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि जो भाजपा के मैनिफेस्टो में भी प्रमुखता से जो विषय लिए हैं, उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ रोजगार की है। यहाँ आपने तो राजस्थान के घोषणा पत्र में भी 15 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार सृजन कर दिया जाएगा, ऐसा आया था। तो निश्चित तौर पर नई नई चीज़ें इसमें होगी। अर्चना जी, इतना आसान काम है क्योंकि 10 साल में आप देख चुके हैं कि नौकरियां दी जाती है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर देश की आशाएं हैं वो मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। परेशानी है, देखते हैं आप लोग। देखिए अश्विनी जी, बीच में नहीं टोकेंगे तो इस पर विस्तृत रूप से बात करना चाहूँगी। इन्होंने कहा रोजगार सृजन एक बहुत बड़ी समस्या भी है और बहुत बड़ा मुद्दा भी है। ये मुद्दा बड़ा इसलिए क्योंकि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, युवाओं को सपने दिखाने का काम किया गया। आपने कहा 15 लाख रोजगार देंगे, आपके एक विधायक जब सांसद बने उन्होंने इसको पहले ही समय जैसे ही आप शासन में आए स्पष्ट किया कि सिर्फ 1 लाख सरकारी रोजगार देंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर में सृजन करने का काम करेंगे। तो वहीं आपने जनता की और युवाओं की जो बेरोजगार थे उनकी भावनाओं पर कुठाराघात किया। आप शासन में आए, 5 महीने का आपका शासन राजस्थान में हुआ। मैं बात राजस्थान की इसलिए करती हूँ क्योंकि आज आपकी दिल्ली में और यहाँ दोनों जगह एक ही तरह की सरकार, एक ही तरह की नीतियों की आप बात करते हैं। आपने 5 महीने के भीतर कर्मचारियों और बेरोजगारों के खिलाफ नीतिगत फैसले लेकर के, और ये कह करके कि अभी हाल ही 2 दिन अपने चुनाव के नतीजे आए केंद्र के, और 2 दिन बाद ही आपने घोषणा कर दी कि हम 7 लाख के करीब, 7.5 लाख के करीब जिन युवाओं ने अभ्यर्थी के रूप में क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई किया, परीक्षा दी, उसमें पैसे खर्च किए, कोचिंग की, उसका परिणाम आने का जैसे ही समय आ, आपके शासन के दौरान उसकी भर्ती भी हुई, तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई या परीक्षा हुई, तो आपने उसको बिना किसी कारण फरमान जारी करके रद्द करने का काम किया और सिर्फ एक बात कह दी कि साहब आप कंप्यूटर के युग में क्लर्क्स की हमें आवश्यकता नहीं है। तो एक ऐसी नीति नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने अभी कहा कि भाई हर महीने 10 लाख युवा तैयार हो जाते हैं, तो आपने सपना दिखाया उन 10 लाख युवाओं को, उनका वोट लेने का काम किया, लेकिन आपने आते कंप्यूटर शिक्षकों को घर बिठा दिया, विशेष शिक्षकों को घर बिठा दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन की जो मंत्रालय कर्मचारियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या कह सकते हैं एक समझौता हुआ था जिसके तहत उनको स्पेशल डिपार्टमेंटल प्रमोशंस देने थे, उस पर भी आपने तलवार लटका दी कह करके कि हमारे पास बजट नहीं है। जब आपके पास बजट नहीं है, आपके पास नीति नहीं, तो फिर आपको ये बात अहम सवाल हो जाता है अर्चना जी कि क्या ये सरकार इन वादों को पूरा कर पाएगी, क्योंकि राज्य में ऐसे हालात है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर बात करेंगे कि आखिर नौकरियां किस तरह से दी जाएंगी, किस तरह से युवाओं के सपने पूरे किए जाएंगे, और भी चुनौतियां हैं मोदी के सामने, कैसे पार होगी। मोदी से ये उम्मीद है कि अच्छे शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा मिले। के लिए चुनौती महंगाई हटाने की है। ये है राशन कार्ड में थोड़ा बीपीएल पर रेट गेहूँ ये 1 रुपये 2 रुपये किलो। अब ये खबर में आई है थोड़े दिन पहले कि गेहूँ फ्री का हटा दिया जाएगा।
अब यही है, इसके ऊपर गेहूँ फ्री करे और तुम्हारे राशन कार्ड पे ये आजकल डालने वाली चल रही है आजकल। अपेक्षाएं करता हूँ इस देश का भविष्य को उज्जवल करने वाले नरेंद्र मोदी इस तरह से विकास करेंगे कि उसका कोई वो नहीं होगा। हर क्षेत्र में, बेरोजगारी क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, हर प्रकार के ऊपर, हर समस्या के ऊपर वो अंकुश लगाएंगे। ये कैसे महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती ही महंगाई होगी। भ्रष्टाचार की चलो बात की चीज़ है, लेकिन पहली जो चीज़ है वो है महंगाई, और महंगाई पे कंट्रोल कर पाना मोदी के लिए बहुत ही असंभव चीज़ है। आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोगों के लिए जीवन का संकल्प होना चाहिए, देश के लिए जिएंगे। ये अगर हम सपना लेकर के चलते हैं तो देश बहुत तेजी से संकटों से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। कहा चुनाव भर इस बात को कहा कि हम लोग काम में समाजवादी आगे हैं, प्रचार में पीछे हैं। अब बात निकली है गंगा मैया की, तो हम भी इंतजार करेंगे कि गंगा मैया के साथ साथ यमुना नदी भी, गोमती भी, पूरे 5 साल हम यही देखेंगे कि गंगा मैया कितनी साफ हुई, कितनी साफ हो पाई कि नहीं हो पाई। क्योंकि गंगा मैया के किनारे हम भी रहते हैं। कन्नौज हमारा है गंगा मैया के बगल में, इटावा में वो नदियां जमुना, चंबल, क्वारी, और आगे जब बढ़ोगे तो बेतवा, कैन, और संगम जाओगे तो यमुना जुड़ती है। तो हम तो 5 साल यही देखेंगे कि गंगा मैया कितनी साफ हुई। 5 साल तो जरूर देखूंगा मैं कि गंगा मैया कितनी साफ हुई। मोदी के वादों में से एक है गंगा नदी की सफाई का काम। अखिलेश यादव इसी चुनौती को लेकर उनके सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर चर्चा करें, आगे बढ़े उससे पहले अजमेर से हमारे साथ पीताम्बर जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका कुछ सवाल है। बताइए पीताम्बर जी। पीताम्बर जी आवाज पहुंच जी, बताएं आपका सवाल। साहब मैं ये जगदीश शर्मा जी के माध्यम से पूछना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि व्यापारिक वर्ग को कितनी सुविधाएं दी जा रही है? जी हाँ सर जी बिल्कुल एक सवाल है, कहना चाह रहा था जी जी बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से। बिल्कुल पीताम्बर जी, जगदीश जी एक सवाल किया है, आम मतलब जो व्यापारी है उसके जहन में ये चीज आती है। दूसरा सवाल है एफडीआई का। एफडीआई को लेकर नीति बदलने की बात की थी बीजेपी ने, क्या नहीं लगता इससे निवेश इफेक्ट करेगा? अगर अब कुछ बदला जाता है, विदेशी निवेशक अगर भारत में आता है तो उसको लगेगा कि यहाँ तो नीतियाँ सरकार के मुताबिक बनती है, और वो फिर नीचे स्तर तक एक कारोबारी तक इफेक्ट डालेगा। दोनों चीज़ें हैं। देखिए पीताम्बर जी को मैं सरकार की तरफ से तो ये बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है आर्थिक नीतियों में, या बाजार के लिए या व्यापारियों के लिए, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिसी है या बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां हैं उनको अगर देखें तो वो मिडिल क्लास व्यापारियों के पक्ष में रही है अभी तक। और इसको शहरी पार्टी शुरू में इसीलिए कहा जाता था कि शहरों की पार्टी है, छोटे व्यापारी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि इस बार जो है बड़े बड़े नाम भी आए हैं, अडानी जी, अंबानी जी, सब ये कुछ कर रहे हैं बीजेपी के साथ, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से व्यापार को बढ़ाने के लिए गुजरात में काम किया 3 टर्म के दौरान, उस तरीके का कुछ पॉलिसी चेंज अगर आ रहा है, वहाँ जो चेंज हुआ है वो हमारे बाकी हिंदुस्तान में नहीं है अभी तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी है कि इसने एफडीआई में जो विदेशी निवेश है उसको थोड़ा सा रोकने की पक्ष धर रही है। मल्टी ब्रांड जो निवेश है ना उसको तो रोकने के पक्ष में रही है। अब उसको स्टैंड को चेंज करते हैं। दूसरी बात, अभी अर्चना जी जैसे बात कर रही थी कि रोजगार का मुद्दा है, आपने भी मुद्दा उठाया। रोजगार का मुद्दा एक दिन में या एक सर्राटे से कोई ठीक होने वाला नहीं है, और न सरकारों के भरोसे रहना चाहिए रोजगार के मुद्दे में। वो आपकी मल्टीफेरल पॉलिसीज जो आएंगी, जो डिफरेंट लेवल पर काम करेंगी, उद्योगों में काम होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम होगा, ये सब कितना रोजगार अपने आप में उत्पन्न करती हैं इस पर निर्भर करता है। सरकारों की तो लिमिट है, हर सरकार की लिमिट है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य। एक सर्वे है वर्ल्ड बैंक के तरफ से हर साल जारी होता है, इको ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट। इस सूची में 190 देश शामिल है और भारत 134वें पायदान पर है।
क्या लगता है सुधार की कोई गुंजाइश होगी? बहुत बड़ी गुंजाइश है। आर्थिक क्षेत्र में तो हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा गुंजाइश अभी बाकी है, क्योंकि जितना बड़ा बाजार कंज्यूमर मार्केट हिंदुस्तान है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं वो कंज्यूमर मार्केट को देख कर आ रही हैं। वो इसलिए नहीं आ रही हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी बहुत अच्छी हो गई है या यहाँ पर जाकर हमको जनता की सेवा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आ रहे हैं या व्यापार करने के लिए या यहाँ जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, अपने ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ लोगों के पास अब पैसा आने लगा है। राकेश जी, आपकी पार्टी ने गुजरात मॉडल को लेकर, खास तौर पर जो औद्योगिक निवेश है, वहाँ की स्ट्रेटेजी है, उसको लेकर सवाल सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी ने खड़े किए। क्या लगता है देश के मॉडल को लेकर आपको? देखिए, हम तो अभी भी यही मानते हैं कि गुजरात में जो विकास है वो विकास पहले से था। वहाँ के लोग डेवलप्ड है, वहाँ की संस्कृति वैसी है, वहाँ के लोग मेहनती लोग हैं और वो एक विकसित प्रदेश रहा है। तो ज़्यादा तो ये केवल मार्केटिंग की गई है कि गुजरात में कोई विकास मॉडल है, वैसा कोई बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई नहीं देता। जो राजस्थान है, गुजरात है, इसमें कोई मुझे विशेष फर्क दिखाई दिया नहीं। अब क्या ये अंतर नहीं है? 700 करोड़ का कारोबारी 1700 करोड़ के कारोबार तक पहुंच जाता है। नहीं, उसके साथ में आपका ब्याज भी आपका लोन भी बढ़ता है। जो आपके स्टेट गवर्नमेंट पर जो कर्जा है वो कर्जा उतना ही बढ़ा हुआ है। तो खैर ये सारी चर्चा का विषय, बहुत सारी लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो आज का मुख्य मुद्दा है कि जनता की अपेक्षा है, आप देखिए जिस तरह के कॉल्स आ रहे हैं आज, जनता अब इम्पेशेंट है। पिछले 3 साल में जिस तरीके से जनता रास्ते पर आई, आंदोलन किया, जनता आपको दोबारा मौका देती नहीं है। और ये उदाहरण बार बार आया है। अरविंद केजरीवाल को मौका दिया, वही लोग जो अरविंद के साथ थे उन्होंने मोदी को मौका दिया है। तो वो लोग किसी के लिए बाध्य नहीं है, वो किसी के ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है। वो चाहते हैं बदलाव और तुरंत विकास हो। यही दोबारा आप देखिए उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज कुछ दिनों पहले सपा की मेजोरिटी आई थी और अब साफ हो गई है। जनता अब इम्पेशेंट है। आपके पास 5 साल का समय नहीं है, आपको बार बार करके दिखाना होगा। जो जनता की अपेक्षा है वो भी बहुत बड़ी है। तो सपने आपने बहुत दिखा दिए और वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है अगर मोदी जी नियमित तौर पर कुछ करते रहेंगे तो जनता थोड़ा। अर्चना जी, आज जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर था सेंट्रल हॉल में जब खड़े थे नरेंद्र मोदी, तो था गरीब को लेकर, विकास को लेकर, देश को लेकर। गरीब और देश, इस लिंक को कांग्रेस भी बनाती आई है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण था, क्या सिर्फ भाषण था या फिर उनके पास कोई प्लानिंग लगती है गुजरात से लेकर अब दिल्ली तक? देखिए, गरीबी उन्मूलन तो हर पार्टी का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है उसका मूल मुद्दा होता है। और कांग्रेस ने हमेशा इस मुद्दे के आधार पर ही राजनीति की कि हम किस प्रकार से वो कंगाली की स्थिति जो आज़ादी के समय थी उससे लोगों को बाहर निकाले, और इसमें हमने सफलता भी प्राप्त की। 15 करोड़ लोगों को आपका फॉर्मूला अब तो नकार नहीं, अभी नकार दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन मुद्दा ये कि 15 करोड़ लोग जो अभी पारिक साहब बोल रहे थे कि इम्पेशेंट है, वो उस बीपीएल लाइन से ऊपर आए जहां अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बने। महंगाई मुद्दा, सबसे बड़ी बात आपने मनीष जी से पूछी कैसे महंगाई पर काबू पाएंगे। 4.6% जो आज फिस्कल डेफिसिट है उसको काबू में रखना, उसी स्थिति में रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर उसको कर लेंगे तब आप उसका भी साधुवाद यूपीए को दीजिए जिसने इस स्थिति में ला करके आपको छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गरीब की बात करना, और उस समय जब आप चुनाव लड़े थे उसी मुद्दे पर आप उसे मजाक का मुद्दा बना के बैठे थे कि 60 साल से गरीबी नहीं मिटाई। आपको कंगाली और गरीबी के अंतर का नहीं पता। एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में स्ट्रेटा होता है, एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। आप अवसर उपलब्ध करवाइए कि व्यक्ति अपनी जो टैलेंट है उसके आधार पर आगे बढ़ सके। वो मार्ग प्रशस्त करने का काम यूपीए ने किया। अगर उसी नीति पर चलकर वो, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि लिबरल पॉलिसीज के साथ साथ वो विकास की योजनाएं भी बना करके उनको सक्षम बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तभी उनकी सफलता है। अभी एफडीआई के मुद्दे पर बात हुई, तो आज भारत की जनता इस चीज को भी देखेगी किस प्रकार जब इंडिया का पूर्ववर्ती शासन था तो एफडीआई के बारे में इनकी स्पष्ट नीति थी कि रिटेल में एफडीआई आना चाहिए। लेकिन जब आपने ये कहा कि यूपीए के शासन में ये जो आपने एक बताया कि हमारी 134th रैंक है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर अवसर उपलब्ध करवाते हैं निवेश के लिए, तो एक गठबंधन की सरकार के सामने बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जिस एनवायरमेंट में नरेंद्र मोदी मेरी बात सुनिए, नहीं, नरेंद्र मोदी से उम्मीद की बात, आप मेरी बात पहले सुनिए। आज हम किसी भी प्रकार के निवेश की अनुमति देते हैं तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। आज यूरोप ने, अमेरिका ने अपने यहाँ सारे खादानों पर रोक लगा करके पूरे एशिया को टारगेट किया हुआ है कि वहाँ से खनन और वहाँ से हम रॉ मटेरियल लें, क्योंकि वहाँ पर एनवायरमेंटल स्थितियाँ बहुत खराब हो गई। तो ऐसी अवस्था में सारे कंसिडरेशंस करने पड़ेंगे। चुनाव लड़ना, मुद्दों पर बात करना एक अलग मुद्दा है। वस्तुस्थिति मैं नहीं समझ पाया कि गठबंधन की राजनीति कहाँ इफेक्ट करती है। अगर गठबंधन की राजनीति में कई समस्याएं होती है। आप एफडीआई के मुद्दे पर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात वो विपक्ष पलायन करता है जो नीतिगत रूप से अपने शासन के समय रिटेल में एफडीआई की बात करता था। मैं मुद्दा भूल गया, मुद्दा क्या चल रहा था अभी?
मुद्दा मूल यही था कि क्या जो गठबंधन की राजनीति, जैसा कि अर्चना जी ने बताया, ये एक मुद्दा हो गया, लेकिन बात है विकास की, बात है तरक्की की, बात है इन्वेस्टमेंट की। जो आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम करना चाहता हूं, यही कांग्रेस कहती आई है। और कांग्रेस ने ऐसी कई स्कीम्स निकाली है, मनरेगा है, आपकी राइट टू फूड है, सब बहुत सारी फूड सिक्योरिटी बिल है। तो ये सारा केवल पॉलिसीज पेपर पर हमेशा आती रही है, पिछले 60 साल जा रही है। जनता त्रस्त इस बात से है कि वो इंप्लीमेंट नहीं होती है। अब मोदी जी उसे इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे, वो करने के लिए आपको ग्रास रूट तक का भ्रष्टाचार खत्म करना जो गवर्नेंस की बात की थी जगदीश जी ने, ये उसी से जुड़ा मसला है। विमल सिडाना हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़े एक कॉलर हैं, बताएं विमल जी। हेलो जी विमल जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं पहले तो आपके टीवी के माध्यम से ये बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी को और वसुंधरा राजे जी को, जो बहुत अच्छी सीटें मोदी जी को मिली। और दूसरा कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिन सरकार चला के और उसको भंग कर दिया, सरकार नहीं चला पाए। वो देश क्या चलाएंगे? वो देश की तरफ निकले थे वो, तो उनको देश चलाने का मौका अगर मिलता तो वो शायद अगर देश का भविष्य ही खत्म हो जाता। अब मोदी जी आए हैं तो मेरे को लग रहा है कि कुछ खास होगा कि मोदी जी आए तो हमें भ्रष्टाचार से। और जो राकेश जी, ये एक सवाल है, मतलब आम जो दर्शक है, वोटर है, उनके जहन में उठता है कि जिस तरह से दिल्ली में जो देखा उन्होंने, एक अधीर सरकार मानते हैं वोटर उस चीज़ को। इसीलिए आपने जैसा कि बताया कि केजरीवाल से वोटर सीधा मोदी की तरफ शिफ्ट हो गए। जी, एक मुद्दा था जी, लेकिन वादों की बात थी कि जो वादे किए जाते हैं उन वादों पर आप कितना खरा उतर पाते हैं, उम्मीदों की बात है। जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और समस्या ये है कि इतना ज़्यादा दुष्प्रचार हो गया कि लोगों के सवाल बदल गए। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में जो शासन दिया, वैसा शासन भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं दिया, ना किसी प्रदेश सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने। समस्या केवल इतनी रही कि 49 दिन बाद में उस व्यक्ति ने सिद्धांतों के आधार पर इस्तीफा दिया। और पिछले 20-30 साल में जिस तरह का पतन हमारी राजनीति में हुआ है, अब लोगों को सिद्धांत और ये सारे शब्द समझ में नहीं आते, तो आदत नहीं रही है। ये शायद हम बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, गलती निश्चित तौर पर हमारी रही। अरविंद ने इस्तीफा देने के पहले थोड़ा समय देकर लोगों की राय लेनी चाहिए थी, लोगों को अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। देखिए, मैं नीतीश के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं हमारी पार्टी के बारे में कहूँगा। हमारी पार्टी बनी ही केवल जन लोकपाल बिल और स्वराज कानून के लिए थी। यदि हम सरकार में बैठकर कुर्सी पर बैठे हैं और उस कानून को पेश भी नहीं कर पाते हैं, तो हमें सैद्धांतिक तौर पर मॉरल ग्राउंड ये मुद्दा भी गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या प्रदर्शन कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, ये बड़ा सवाल है। उम्मीदों की चुनौती पर चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक और ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं। नरेंद्र मोदी जी से हम एक तो उपेक्षा करते हैं, महंगाई घटाएंगे और भ्रष्टाचार भी जो है कम होगा। देश का विकास करने की उम्मीद है, भ्रष्टाचार भी मिटा पाएंगे और महंगाई भी मिटा पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो एक अच्छा शासन और महंगाई पे, इन भ्रष्टाचार पे, इन पे अच्छा वो करेंगे। थोड़ा सा महंगाई के ऊपर इससे कंट्रोल निश्चित रूप से होगा।